नमस्कार साथियों, शब्द संवाद में आपका स्वागत है। साथियों, कुछ साहित्यकार ऐसे होते हैं जो शांति के साथ बिना शोर शराबे के, बिना ज्यादा प्रचार प्रसार के अपना काम करते रहते हैं। वास्तव में वे ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि उनकी रचना से उनका परिचय हो, उनके काम से उनको जाना जाए। ना वे अधिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, ना वे अधिक साहित्यिक सम्मेलनों में भाग लेते हैं। पुरस्कार सम्मान से कोसों दूर ऐसे लोग सच्चे साहित्यकार माने जाते हैं। साथियों, ऐसे ही एक साहित्यकार हमारे साथ आज शब्द संवाद पर हमसे बातचीत करेंगे, जो हमारे बरेली के ही हैं। और बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि वे हाइकू, लघु कथा, क्षणिका और जनक छंद जैसे छोटी छोटी जो विधाएं हैं उसमें महारत हासिल रखते हैं और देश भर में जाने जाते हैं। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर उमेश महादोशी जी का। महादोशी जी, आपका शब्द संवाद में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद लवलेश जी, सभी श्रोताओं का और आपका हृदय से आभार। महादोशी जी, सबसे पहले मैं आपसे आपका संक्षिप्त परिचय जानना चाहता हूं और इसके बाद ये भी बताइए साथ में कि साहित्य के प्रति आपका रुझान कैसे हुआ। लवलेश जी, परिचय में तो क्या कहूँ, नाम से आप परिचित ही हैं। काम थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना, जीविका के लिए प्राइवेट सेक्टर में चप्पलें घिसते घिसाते एक राष्ट्रीयकृत बैंक में पहुंच गया। वहां लगभग 23 वर्ष तक नौकरी की। हालात ऐसे बने कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेनी पड़ गई। लेकिन सच्चाई ये है कि रोजी रोटी उसी बैंक से आज भी आती है जी। थोड़ा बहुत संपादन कर्म भी किया। 1981 से 88 तक प्रयासों में चंद्रहास। उसके बाद सन 90 के आसपास अभिराम नाम से एक साइक्लो स्टाइल पत्रिका निकाली थी। अच्छा। जिसके 2 अंक ही निकल पाए थे जी। उसके बाद लगभग काम बंद हो गया। 2010 से 2023 तक अभिराम, जो बाद में पंजीकरण के बाद अभिराम साहित्यिकी हो गई थी जी, उसका संपादन किया जी। इसी मध्य कुछ पत्रिकाओं के अंक और कुछ पुस्तकों का संपादन भी किया। जहाँ तक अपनी पुस्तकों का प्रश्न है, नई कविता, क्षणिका, जनक छंद, लघु कथा और हाइकू, इन विधाओं पर एक एक संग्रह आ चुका है जी। अब जहाँ तक साहित्य के प्रति रुझान का प्रश्न है, तो इसका श्रेय मेरे पूज्य पिताजी को जाता है। पिताजी धार्मिक पुस्तकें पढ़ने में रुचि रखते थे। रोजाना शाम को लगभग आधा घंटा रामायण या महाभारत से जुड़ी इधर उधर से जुटाई गई किसी न किसी पुस्तक का पाठ करते थे। उनकी एकमात्र श्रोता हमारी माताजी होती थी। उन्हें देखते दिखाते मैं भी उनका श्रोता बन गया। बाद में जब शब्दों को मिलाकर वाक्य पढ़ने लगा तो पिताजी ने मेरी भूमिका बदल दी। मैं पाठक बन गया और माताजी पिताजी श्रोता बन गए जी। 10वीं की पढ़ाई करते कराते कुछ चीज़ें समझ में आने लगीं और धीरे धीरे अंतर्मन में चीज़ें उलझने सुलझने लगीं। जीवन का यही बिंदु साहित्य से जुड़ाव का बिंदु था जी। इसके बाद सन 79 के आसपास कुछ एक अखबारों में प्रकाशन का अवसर मिला। और उस समय चूँकि मैं आगरा में पढ़ता था, तो वहाँ के एक बहुत प्रसिद्ध युवा कवि थे श्री नारायण सिंह निर्दोष। उनके संपर्क में आया, उनका मार्गदर्शन मिला और साहित्य यात्रा गति पकड़ने लगी। बाद में समृद्ध दृष्टि के कई अन्य अग्रजों के संपर्क में आकर यथाशक्ति पंख फड़फड़ाना सीख गया जी। इस प्रकार मतलब ये कहा जाए कि साहित्य की जो यात्रा है आपकी मूलतः है आपके परिवार से ही आरंभ हुई। जी जी जी, बिल्कुल सही। महादोशी जी, वैसे तो मुझे पता ही है कि आप हाइकू, लघु कथा वगैरह भी लिखते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप स्वयं बताइए कि आप और कौन कौन सी विधाएं हैं जिनमें आप अपनी कलम चलाते हैं। देखिए, मुख्यतः मैं नई कविता से शुरुआत मैंने की थी जी। तो नई कविता के साथ फिर क्षणिका, जनक छंद, लघु कथा, हाइकू और उसके साथ थोड़ा बहुत समालोचना में भी काम किया। क्षणिका में लिखना मुझे बहुत सहज लगता है। अच्छा अच्छा, जी जी। अच्छा, चूंकि आप कविता के ही आजकल के जो लघु फॉर्मेट है जिनको कहना चाहिए जी, उनसे कविता से मूलतः आप जुड़े रहे, नई कविता से जैसे आपने कहा कि आरंभ किया। आपकी दृष्टि में कविता क्या है? देखिए लवलेश जी, यूँ तो
कला और साहित्य की विधाओं को परिभाषित करना मुझे बहुत कठिन काम लगता है जी। तथापि अगर एक विस्तृत परिधि की बात करूं तो मानवीय अनुभूतियों की भावपूर्ण अभिव्यक्ति को कविता कहा जा सकता है। वाह। किंतु मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कुछ तत्व तमाम विधाओं में सामान्य होते हैं जिनके कारण विधाएं एक दूसरे से प्रभावित और परस्पर नजदीक दिखाई देती हैं। जी। कुछ लोग विमर्शों के अंतर्गत कविताएं लिखते हैं या कुछ लोग प्रकृति पर कविताएं लिखते हैं। आपकी कविताओं का मुख्य विषय क्या रहता है? लवलेश जी, देखिए, काव्य सृजन को लेकर किसी विषय विशेष का विशेषज्ञ तो मैं कभी नहीं रहा जी। अनुभवजन्य यथार्थ के साथ वैयक्तिक, सामाजिक और प्राकृतिक तीनों तरह की अनुभूतियां मेरे रचनाकार को प्रभावित करती हैं। जी जी। चूंकि ये अनुभूतियां किसी न किसी रूप में मानवीय जीवन की तरलता को अपनी अभिव्यक्ति यात्रा का माध्यम बनाकर चलती हैं, इसलिए मानवीय जीवन को प्रभावित करने वाला कोई न कोई विषय किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रचना में आ ही जाता है। जो कि कविता से आप जुड़े रहे और कविता लिखने के पीछे कवि जो हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, सबके अपने अपने अनुभव होते हैं। आप क्या समझते हैं कविता लिखने के लिए क्या जरूरी है? देखिए, आज कविता जिस तरह से लिखी जा रही है जी, उसमें अलग अलग चीजें हैं। किसी के लिए अनुभवजन्य यथार्थ जरूरी है, जी जी, कोई अनुभूति की बात करता है, तो किसी के लिए सपाट वक्तव्य परकता ही कविता है। जी जी। किंतु हमें ये समझना होगा कि अनुभवजन्य यथार्थ अनुभूति को प्रभावित करता है और अनुभूति भी यथार्थ की दिशा को प्रभावित करती है। जी। अमृता प्रीतम जी ने अपने एक महत्वपूर्ण आलेख में यथार्थ के दो रूप, विद्यमान यथार्थ यानी जो मौजूद है जी, और अपेक्षित यथार्थ यानी जो होना चाहिए, मानते हुए साहित्यकार को विद्यमान यथार्थ से अपेक्षित यथार्थ की यात्रा तय करने की नसीहत दी थी। मुझे लगता है सामान्य अर्थों में विद्यमान यथार्थ अनुभवजन्य होता है और अपेक्षित यथार्थ अनुभूतिजन्य, अनुभूति प्रभावित। जी। मेरे लिए अनुभव और अनुभूति की संयोजन शक्ति और उसका अभ्यास मायने रखता है। इसी से कविता में सामयिकता और सहजता आती है। परिणाम स्वरूप ग्रहण करने योग्य तत्वों का सरल संप्रेषण होता है जी, और पाठक कविता से जुड़ता है। जी जी जी। कई बार तो अर्थ की दृष्टि से कविता समझ में न आने के बावजूद पाठक प्रभावित होता है। मैंने कई बार इस चीज को महसूस किया है। कविता के सौंदर्य में निखार लाने के लिए मुझे व्यंजनात्मक प्रतीकों और बिंबों का उपयोग अच्छा लगता है। जी जी जी। अच्छा, ये बताइए कि क्या अनुभूति के बिना कविता लिखी जा सकती है? देखिए, जहाँ तक आज के समय का सवाल है, धड़ल्ले से लिखी जा रही है, ठीक है ना। ये अलग बात है कि यथार्थ के नाम पर सपाट वक्तव्य परकता पाठक को न तो प्रभावित कर पाती है, न ही शिल्प और सौंदर्य से जुड़ा कोई प्रयोग हो पाता है। जी जी जी। हालांकि ये प्रश्न मैं सभी कवियों से और साहित्यकारों से पूछता हूँ, आपके अनुसार अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर है? देखिए, अनुभव हमारे निजी जीवन और बाहरी दुनिया से जुड़े यथार्थ घटनाक्रम से उद्भूत प्रेक्षण होते हैं जो हमारे विचार, चिंतन और अनुभूति को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करते हैं। जी जी जी। रही बात अनुभूति की, तो अनुभूति हमारे जीवन से संबद्ध और जीवन को प्रभावित करने वाली तमाम चीजों के प्रति हमारी आंतरिक प्रतिक्रियाओं और प्रभावों का रूपायन होती है। जी जी। अनुभूति अनुभवजन्य यथार्थ की दिशा को प्रभावित करने में समर्थ होती है। जी। ऐसा माना जाता है या ऐसा लोग कहते हैं कि जब तक खुद पर नहीं बीतती है तब तक रचना नहीं लिखी जा सकती है, कविता या कहानी कोई भी। तो आप ऐसा क्या मानते हैं कि खुद पर बीतने के बाद ही हम कविता या कहानी लिख सकते हैं, या उसको लिखने के पीछे और भी उसके कोई प्रेरक तत्व होते हैं? देखिए, लेखन का कोई एक प्रेरक तत्व नहीं होता। जी। जिस वातावरण में हम रहते हैं उसमें हमारे अनुभवों और अनुभूतियों को प्रभावित करने वाली बहुत सारी चीजें होती हैं। जी जी जी। जिनका स्वरूप वैयक्तिक, सामाजिक और प्राकृतिक तीनों तरह का होता है। जी। मैं इसे समग्रतः रचनात्मकता का प्रेरक वातावरण मानता हूँ, जहाँ से रचना का सृजन आरंभ होता है। जहाँ तक स्वयं भोगे यथार्थ का प्रश्न है, यदि उसका सामान्यीकरण नहीं होगा तो परिणामी लेखन प्रतिक्रियात्मक होगा। जी। लेखन की दृष्टि से स्वयं भोगे यथार्थ का समाज के यथार्थ के रूप में समझा जाना बहुत जरूरी है। जी।
आपने सही कहा कि जो हमारा होगा वो यथार्थ है, वो समाज के साथ तारतम्य बिठाने के बाद ही उसको हमें लेखन में लाना चाहिए। जी जी। महादोशी जी, आपका मैंने एक हाइकू संग्रह अभी आया था, चूचू चिरैया, मेरे ख्याल से 2024 में आया है। जी जी जी। लेकिन इससे पहले एक संग्रह आपका आया था, बोल जमूरे, बोल जमूरे, है ना, वो जनक छंद का था। तो मैं जनक छंद के बारे में पहले आपसे जानना चाहता हूँ कि पहले उस पुस्तक के बारे में बात करेंगे हम लोग, बोल जमूरे। जनक छंद क्या है और किस तरह से उसको आपको प्रेरणा मिली उसे लिखने की, और उसके बारे में हमें समग्रता से बताइए। दरअसल 2011 की बात है संभवतः जी। मैं छड़का पर एक विशेषांक निकालने की तैयारी कर रहा था अभिराम साहित्यिकी का। अच्छा अच्छा। तो उसी समय कुछ सुझाव आए, जिनमें एक सुझाव ये आया कि इसमें हाइकू को भी शामिल कर लीजिए। उसके बाद एक सुझाव ये आया कि एक नया विधा ये कह लीजिए या उसे छंद कह लीजिए, जनक छंद के नाम से अच्छा जो है अभी हाल में शुरू हुआ है। अच्छा अच्छा। ये सुझाव मुझे दिया था लघुकथाकार डॉक्टर अशोक भाटिया जी ने। और वास्तविकता ये थी कि उनके मामा जी डॉक्टर ओम प्रकाश भाटिया आराध जी, उन्होंने जनक छंद को आरंभ किया था। अच्छा अच्छा। वो दिल्ली में जनकपुरी में रहते थे, जनकपुरी अच्छा, के नाम से ही अच्छा, उन्होंने जनक छंद अच्छा, नाम रखा था उसका। अच्छा अच्छा जी। और बहुत ही प्यारा छंद है वो, जो दोहे की प्रथम चरण पर आधारित है। अच्छा। उसी प्रथम चरण के 3 चरण बनाए गए हैं, जिनमें 13-13 मात्राएं होती हैं। अच्छा। और दोहे के प्रथम चरण की सारी विशेषताएं उसमें होती हैं, तीनों चरणों में होती हैं। तो वो जब सुझाव हमारे सामने आया तो हमने भाटिया जी से संपर्क किया, आराध जी से। उन्होंने, उनका स्वभाव बहुत अच्छा लगा, उन्होंने विस्तार से बहुत सारी चीजें मुझे बताई। और दरअसल उन्होंने कई अन्य चीजों पर काम कर रखा था जो बड़ा प्रभावित करने वाला था जी। लेकिन मेरे संसाधन सीमित थे कि मैं उस दिशा में उनको कोई सहयोग बहुत ज्यादा नहीं कर पाया जी। लेकिन जनक छंद को मैंने उस विशेषांक में शामिल कर लिया और हाइकू को भी शामिल किया जी। तो इस तरह से वो विशेषांक छड़का विशेषांक की बजाय छड़का हाइकू और जनक छंद का विशेषांक बन गया, मतलब लघु कविता विशेषांक बन गया। हाँ, ऐसे कह लीजिए आप, ऐसे कह लीजिए, ठीक कह रहे हैं आप। तो उनके संपर्क में आने के बाद ही कभी कभार मैं भी जनक छंद लिखने लगा। अच्छा अच्छा जी। तो जब वो कुछ जनक छंद इकट्ठे हो गए तो एक दिन मैंने दिखाने के उद्देश्य से कि मैं भाटिया जी को, आराध जी को दिखा लूं उन्हें कि कुछ इनमें है भी ठीक ठाक या नहीं। जी, जी, जी। तो उन्हें मैंने भेजा था, वो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रेरित भी किया कि भाई अपना संग्रह ले आओ जी। तो उसमें कुछ 15-20 जनक छंद मैंने बाद में और लिख करके वो संग्रह बोल जमूरे बोल शीर्षक से जी जी प्रकाशित किया था जी। तो जिसकी बात आप अभी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से यही वाला संग्रह जी, है ना, जी, बोल जी, जमूरे बिल्कुल, बोल, जनक छंद जी। प्रकार आपका ये जनक छंद का जो है पहला संग्रह आया है। अच्छा, दूसरा संग्रह आपका, मैंने जो, हालांकि मैंने तो दोनों ही संग्रह पढ़े हैं आपके, दूसरा संग्रह आपका आया था हाइकू संग्रह, चूचू चिरैया, ये वाला था। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। तो आप सबसे पहले तो आप हाइकू के बारे में बताइए। ये हाइकू की जहाँ तक बात है, इसके 5-7-5 के सामान्य रूपाकार और उससे संबंध नियमों की जानकारी तो जितने हम लोग हाइकूकार हैं सभी को लगभग है जी जी जी, ठीक है ना। लेकिन हाइकू को कविता के रूप में प्रस्तुत करने की जहाँ तक बात है तो बहुत सारे कवि इसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं जी, जी। मुझे ऐसा लगता है जी जी जी। इस पर विचार करते हुए हाइकू को काव्यात्मकता से वंचित करने वाले कारणों की अगर पहचान कर ली जाए जी, तो वो ज्यादा अच्छा होगा। दूसरी बात, हाइकू के मूल में विद्यमान भावों की कोमलता और काव्य सौंदर्य का निर्वाह बहुत सारे कवि मित्र कर रहे हैं जो वरिष्ठ लोग हैं। तो यदि हम बाकी के जो हाइकूकार हैं जो हाइकू में लिखना चाहते हैं वो अगर उन चीजों का अनुसरण करें तो मेरे ख्याल से हाइकू एक अच्छी विधा के रूप में सामने आएगा। हाइकू की स्थिति काफी अच्छी होती जा रही है। एक जो खास बात है वो ये कि भारत में जब हाइकू लिखा जा रहा है तो भारतीय परिवेश में भारतीय कविता से प्रभावित हो रहा है जी, ठीक है ना। और उसकी समकालीनता का प्रभाव भी हाइकू पर आ रहा है जी जी जी। भारतीय कविता और उसकी समकालीनता के प्रभाव के कारण मुझे ऐसा लगता है कि हाइकू ज्यादा उत्कृष्ट हुआ है जी जी, बाकी अन्य लघु विधाओं से, है ना। अन्य लघु विधाओं की बजाय बल्कि ये कहें तो ज्यादा बेहतर है कि अन्य भाषाओं
अन्य में जहाँ कहीं भी हाइकू लिखा गया है उसके सापेक्ष हिंदी में ज्यादा प्रभाव छोड़ा है। जी जी, बिल्कुल सही आपने कहा। और कई हाइकू तो ऐसे हैं कि जो मतलब बहुत एकदम से प्रभावित कर देते हैं, इतनी लंबी कविता नहीं प्रभावित जी करती जी है। जी जी जी। आपका जो संग्रह है चूचू चिरैया, इस संग्रह के विषय में कुछ बताइए। लवलेश जी, मेरा हाइकू से परिचय 2010 में हुआ था जी। और उस समय शुरू में मैंने जो हाइकू पढ़े उनसे मैं बहुत निराश था। बाद में अग्रज रामेश्वर काम्बोज हिमांशु जी ने मार्गदर्शन किया, उनकी प्रेरणा मिली और उन्होंने कुछ हाइकू पुस्तकें मुझे पढ़ने के लिए दी। जी जी। जब उन पुस्तकों को मैंने पढ़ा, उनका अध्ययन किया, तो बहुत सारे श्रेष्ठ हाइकू मुझे पढ़ने को मिले और ये समझ में आया कि किस तरह से हाइकू में कविता का निर्वाह किया जा सकता है। जी। हाइकू लिखने आरंभ किए तो अपनी समझ से कुछ प्रयोग करने की बात भी मन में आई। ठीक है ना। छड़काव से जुड़ा हुआ था चूंकि, तो प्रतीकों और बिंबों का प्रयोग भी मैंने हाइकू में किया और समसामयिकता का कुछ उपयोग भी हुआ उसके अंदर। ठीक है ना। 2020 तक, मार्च 2020 तक मैंने लगभग 350 हाइकू लिखे थे, जिनमें से 347 इस संग्रह में शामिल हैं। और अगर आपने या अन्य मित्रों ने इस संग्रह को देखा होगा, इसके हाइकुओं को पढ़ा होगा, तो शायद लगा हो कि कुछ रूप स्वरूप के दृष्टि से इस संग्रह के प्रस्तुतिकरण में और हाइकुओं की रचना में नया कुछ अलग सा कुछ दिखा हो। जी जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। तो ये मेरा उद्देश्य था कि भाई जब हम किसी भी विधा में अगर हम लेखन करते हैं तो कुछ अपना कंट्रीब्यूशन भी उसमें देने की कोशिश करनी चाहिए। आपका जो हाइकू संग्रह का शीर्षक है चूचू चिरैया, ये बड़ा अच्छा सा लगता है, तो इस शीर्षक को रखने का कोई विशेष कारण? देखिए, वैसे तो अधिकांश पुस्तकों का नामकरण किसी न किसी कारण से जुड़ा होता है। सामान्य दृष्टि से कहूँ तो इस संग्रह में एक हाइकू है, चूचू चिरैया गाती थी जैसे कोई बड़ी गवैया। ठीक है। इसकी पहली पंक्ति के बाद 3 डॉट्स में शेष हाइकू यानी दोनों पंक्तियां जो बाकी की बची, उन्हें समाहित करके ये शीर्षक बन गया। जी। पर असल बात ये नहीं थी। असल बात ये थी कि जिस क्षण जुलाई 2019 में ये हाइकू लिखा गया था, उसी समय अनायास मेरे मन में कहीं कौंधा था कि अब तक के मेरे जितने हाइकू लिखे गए हैं उनका कोई संग्रह अगर आए तो उसका शीर्षक चूचू चिरैया ही होना चाहिए। ठीक है जी। तो उस कौंधे विचार को हृदय के किसी कोने में संरक्षित करके मैं चिंतन करता रहा और मेरे मन में ये आया कि चिड़िया के स्वभाव में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो दूसरे पंछियों से अलग होती हैं। जी। फुदकते हुए, इधर उधर फुदकते हुए उसका मन में आता है, जो कुछ भी आता है उसके मन में वो गाती रहती है। इस बारे में कभी नहीं सोचती कि कोई उसे सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। जी। और कदम दर कदम चलती हुई वो निडरता पूर्वक किसी के पास तक आ जाती है। जी। लेकिन उसके अंदर इतनी कहिए सावधानी होती है, इतना सतर्कता होती है कि उसे अगर कोई पकड़कर अपने हाथ पे बिठाना चाहे तो वो फुर्सत से उड़ जाती है। ठीक है ना। जी जी। तो छोटी चिड़ियाओं के ये स्वभाव और कोमलता और उनका सौंदर्य मुझे हाइकू की तरह आकर्षित करता है। जी। मुझे लगता है कि मेरे इन हाइकुओं की सृजन प्रक्रिया चिड़िया के इसी स्वभाव का अनुसरण जैसी है। जी जी। ठीक है। शायद यह अनुसरण ही संग्रह के शीर्षक सिंहासन तक पहुंच गया। हो न हो इस हाइकू का अवतरण ही इस शीर्षक के लिए हुआ था। जी जी। ये मुझे लगता है। जी जी जी। हम देख रहे हैं आजकल हाइकू संग्रह बहुत आ रहे हैं। अभी आपने भी कहा कि हाइकू में जो है इस समय हाइकू कविता काफ़ी अच्छा काम कर रही है, या भारतीय चीज़ों को लेकर के। तो आपको क्या लगता है कि ये जो युग हम माने, ये हाइकू कविता का युग है? नहीं, ये निश्चित रूप से हाइकू, छड़िका, लघु कथा जैसी जो छोटे लघु आकारी विधाएं हैं, जी जी जी, ये युग इन विधाओं का है। और सही बात यह है कि साहित्य में आज लाघव प्रभावशीलता का अस्त्र बनकर उभरा है। जी जी। लाघव की वजह से रचना के अंदर जी कई गुना ज्यादा प्रभाव बढ़ जाता है। बिल्कुल। क्या ये लघु विधाएं कालजयी होती हैं?
देखिए, इसमें मैं ये कहूँगा कि किसी भी विधा में बहुत अधिक और निरंतर लिखा जा रहा है, इसलिए हम ये मान लें कि वो विधा कालजयी है, जी, तो ठीक नहीं हुआ। जी जी ठीक है ना जी। लघुआकारी विधाओं की रचनाएं भी कालजयी होती हैं, ये कहना ज्यादा बेटर होगा। ठीक है ना। और हर विधा में कुछ न कुछ ऐसी रचनाएं होती हैं जिनका सार्वकालिक महत्व होता है, और ये महत्व उनके प्रभाव और प्रासंगिकता के कारण होता है। जी। ठीक है ना। तो लेकिन होता क्या है कि कई बार बहुत सारी रचनाएं जिनका जो कालजयी जैसी हैं या सार्वकालिक महत्व की हैं, वो कहीं ना कहीं पाठकों की दृष्टि तक नहीं पहुंच पाती हैं और दब जाती हैं। ये जो छोटी या लघुआकारी रचनाएं होती हैं, इनके साथ इसकी संभावना ज्यादा रहती है। कारण शायद ये है कि बहुत सारी संख्या में लिखी जाती हैं, तो उन्हें पढ़ा भी उसी हिसाब से जाता है। तो कई बार कई रचनाएं जिस तरीके से उन पर चिंतन होना चाहिए, जिस तरीके से उनको समझा जाना चाहिए, नहीं समझी जाती। जी जी जी। हाइकू रचना में या हाइकू सृजन करते समय जी यूं तो सबके अपना अपना तरीका है, लेकिन एक बात यह है कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या आप किन बातों का ध्यान रखते हैं, ये बताइए। पहली बात तो यह है कि हाइकू के छांदसिक रूपाकार के साथ उसकी काव्यात्मकता बनी रहनी चाहिए। जी। ठीक है। दूसरी बात, किसी भी विधा या साहित्य को एक पड़ाव पर निरंतर खड़ा करके उसे हम निहारते रहें, ये ठीक नहीं है। जी जी जी। साहित्य में गतिशीलता बहुत जरूरी है। ठीक है। ये गतिशीलता प्रयोग धर्मिता को लेकर हो सकती है, या रूपाकार की परिधि में परिवर्तन और परिवर्धन को लेकर भी हो सकती है। जी जी। स्पष्ट रूप से कहूं तो 5-7-5 के प्रारूप और उससे संबंधित नियमों का पालन करते हुए रचनाकार के मन में अपनी ओर से कुछ न कुछ देने का भाव रहना चाहिए। जैसा मैंने पहले भी कहा प्रश्न के उत्तर में कि यदि हम कोई चीज लिख रहे हैं, कोई रचना लिख रहे हैं और उसमें अपने तरफ से कोई योगदान नहीं कर सकते हैं, तो हमारी रचना, उस रचना को हमारी मौलिक रचना कहना या हमारा कंट्रीब्यूशन के तौर पर जानना थोड़ा सा ठीक नहीं होता है। जैसे बहुत सारे कवियों के बारे में या कहानीकारों के बारे में आपने देखा होगा, सुना होगा, जाना होगा कि ये इस तरह की रचना तो फलाना लिखते हैं, ये इस टाइप की कविताएं तो निराला जी ही लिख सकते हैं, कोई और लिख ही नहीं सकता है ना। छड़का में हर कीरत हीर छड़का जिस तरह की लिखती है, उनकी छड़का दूर से पहचान ली जाती है। जी। तो इस तरह की चीज अगर रहेगी तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन होगा। जी। अच्छा, एक प्रश्न अलग से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप जनवादी विचारों को मान्यता देते हैं। आज साहित्य में बहुत सारे विमर्श जो हैं वो आ रहे हैं, हाशिए के समाज को लेकर के आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि साहित्य में इन विमर्शों का आना केवल साहित्यिक खाना पूर्ति है, या इससे उन हाशिए के समाज का या उन वर्गों का कुछ लाभ भी होता है? देखिए, मेरा जवाब शायद थोड़ा सा अटपटा लगेगा। बिल्कुल, लेकिन जनवाद और जनवादी शब्दों का व्यवहार मेरी समझ में नहीं आता। जी जी। जो समझ में नहीं आता उसे मान्यता कैसे दूं? उपयोग के लिए मेरे पास जनतांत्रिक और जनात्मीय जैसे शब्द हैं। जी। जनात्मीय शब्द का तो उपयोग मैंने अपनी जो पहला छड़का संग्रह आया था उसकी भूमिका में भी 2-3 पैराग्राफ देते हुए मैंने उसका किया है जिक्र। कभी मौका मिला तो पढ़िएगा आप। बिल्कुल बिल्कुल ना। तो जहाँ तक हाशिए पर जो लोग हैं, निसंदेह जो बहुत सारे लोग हमारे देश में, हमारे समाज में ऐसा जीवन जी रहे हैं जिन्हें हाशिए पर कहा जा सकता है। जी। और उनके प्रति समर्थ लोगों और सरकारों का ये दायित्व भी है, उनका कर्तव्य भी है, मानवीय कर्तव्य है कि वो उन्हें उस स्थिति से उबारें। जी। ठीक है ना। इस दिशा में काफी कुछ किया भी जा रहा है, किंतु वंचित लोगों को स्वयं भी अपने बारे में सोचना होगा। स्वयं और सहयोग दोनों की शक्ति मिलकर ही वास्तविक कल्याण का आधार बन सकती है। जी जी। ये मैं सोचता हूँ। जी बिल्कुल। जहां तक विमर्शों की बात है, आजकल के ढोल पीटते विमर्श मुझे अतिवाद की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। जी। ठीक है ना। और अतिवाद सदैव विध्वंसक होता है। बिल्कुल। ठीक है ना। एक बात और, साहित्य में जो विमर्श दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है कि वे वास्तविक नहीं है।
उनका मूल स्रोत न साहित्य है न समाज, उनकी जड़ें राजनीतिक दलदल में धसी हुई हैं। जी। मेरी दृष्टि में इन विमर्शों में से अधिकांश समाज का भला करने की दृष्टि से फिलहाल अपरिपक्व है। बिल्कुल सही आपने कहा। कई बार ऐसा लगता है कि विमर्शों का अतिवाद हो रहा है और प्रायः अकादमिक रूप में ये देखने को बहुत मिलता है, क्योंकि जो शोध जिस प्रकार से हो रहे हैं या जिस तरीके से पुस्तकों का क्रय विक्रय और लोग खरीद रहे हैं कि भाई दलित साहित्य पर पुस्तकें दे दीजिए, कि थर्ड जेंडर पर पुस्तकें दे दीजिए, अब पूरी बल्क में ऐसी और ऐसे सूचनाएं भी आए दिन आप सुनते रहते होंगे आ रही हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि अतिवाद हमेशा विध्वंसक होता है। ऐसा आपको लगता है कि कुछ ऐसा है जो साहित्य जगत में उपेक्षित हो रहा है? बिल्कुल है जी। साहित्य समाज के दर्पण की तरह रचा गया हो या जीवन की आलोचना की तरह, जी, दोनों ही स्थितियों में वह साहित्य समाज के लिए की स्वोद्देश्य अवधारणा से पोषित रहा है। जी जी। लेकिन विगत कई दशकों से ये अवधारणा उपेक्षित होती दिख रही है। साहित्य स्वार्थ लोलुपता और राजनीतिक दुराग्रहों का कैदी सा बनता जा रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि हम साहित्य के अराजनैतिक सामाजिक स्वरूप को बचाए रखें। जी। और इसके लिए सिर्फ साहित्यकार ही नहीं, जो हमारा सामाजिक नेतृत्व है, जो हमारा राजनीतिक नेतृत्व है, उसको भी चिंता करनी होगी। जी जी बिल्कुल। आपने देखा होगा कि आज़ादी से पहले के साहित्य को आप देखें और आज़ादी के 10 साल बाद के साहित्य को आप देखें, तो आपको बहुत सारे अंतर दिखाई देंगे। जी जी। इधर राजनीतिक की ज्यादा राजनीति हावी होती दिखाई देती है साहित्य पर, उधर समाज का कल्याण या समाज के जो ऐसे लोग हैं जो दलदल में फंसे हुए हैं, उभर नहीं पा रहे हैं, उन लोगों की चिंता साहित्य में कहीं ज्यादा दिखाई देती है। जी जी। देश की चिंता ज्यादा दिखाई देती, देश की चिंता दिखती थी। हाँ, क्या उसका अच्छा ये कारण भी तो हो सकता है कि हमारा देश जो था वो गुलाम था और उसकी स्वतंत्रता प्राप्ति मैं समझता हूँ सभी की एक स्वप्न था, चाहे साहित्यकार हो या कोई और काम करने वाले व्यक्ति हो या किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति हो। उस समय ये उद्देश्य था, सबके मन में एक सपना था कि हम पहले स्वतंत्र हों और स्वतंत्र होने के बाद सब अपने मन की मर्जी करने नहीं। ये बात आपकी सही है एक सीमा तक, लेकिन देखिए जहाँ सामाजिक कल्याण की बात आती है, जहाँ हमें सामाजिक रूप से और चारित्रिक रूप से हमें आगे बढ़ना चाहिए, उन्नति करनी चाहिए, वो प्रश्न एक अलग है। वो उस प्रश्न के लिए आज़ादी और आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद की परिस्थितियों के आधार पर हम कोई ऐसी बात नहीं कह सकते कि वो उसकी वजह से ऐसा हुआ। अब हम मान लीजिए आज आज़ादी हमें मिल चुकी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम मनमानापन करने लग जाएं। जी बिल्कुल। या जो हमारा जो चारित्रिक उत्थान है उसको हम पतन की ओर ले जाने लग जाएं। भाई साहित्य का उद्देश्य तो समाज का कल्याण होता है। जी बिल्कुल, हर परिस्थिति में समाज का कल्याण है। जी बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बातचीत की और चूंकि समय की हमारी सीमा है और मैं चाहता हूं कि अब अपने कार्यक्रम को समाप्ति की ओर मैं ले जा रहा हूं, और इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने हाइकू, क्योंकि अभी हम मुख्य जो हमारा कार्यक्रम था वो हाइकू संग्रह पर था, लेकिन आपसे हाइकू के अलावा और भी विषयों पर बात हुई, तो मैं चाहता हूं कि आप अपने कुछ हाइकू हमारे दर्शकों को सुनाएं। 10-12 हाइकू मैं पढ़ रहा हूँ। जी स्वागत। और ये हाइकू एक्चुअल में कुछ ये जो हाइकू संग्रह आया था उससे बाद के हाइकू में से हैं। अच्छा, ये तो और अच्छी बात है। तो मैंने ये सोचा कि मेरे मन में ये आया कि भाई वो हाइकू तो आपने पढ़ लिए हैं और मित्रों ने भी पढ़ लिए होंगे, बाद के हाइकू कुछ रखता हूँ मैं आपके सामने। स्वागत है। ठीक है ना। इनमें 1-2 हाइकू कोरोना काल की परिस्थितियों से प्रभावित हैं जी। कुछ वृद्धों पर, हमने वृद्ध जीवन पर कुछ हाइकू लिखे थे, उनमें से 1-2 हाइकू हैं, कुछ भावनात्मक हैं। तो कुल मिलाकर के ये 10-12 हाइकू हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जी स्वागत है। पहला हाइकू है, काल अभागे कैसे कहूँ रुक जा इस हाल में। काल अभागे कैसे कहूँ रुक जा इस हाल में। दूसरा है जी, झरती आंखें जहां खड़े हो वीर बन के श्वासें। वाह वाह वाह। झरती आंखें जहां खड़े हो वीर बन के श्वासें जी। और उतरा घन भावों की नदिया में चंचल मन। वाह वाह। सदा नीरा ये तीनों लोकों में बहे। सदा नीरा ये तीनों लोक में बहे सत्ता की नदी। बिल्कुल सही। जलती लड़ी
बोराई सी खुद को हाँ, समझे नदी। हाँ, हाँ, मैंने ये जाना जी जीवन को हम किस तरह से जीते हैं, जी जी। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि हम किस तरह जीना चाहते हैं। तो इस हाइकू में यही मैंने बताने की कोशिश की है जी। कि मैंने जाना मन भर मुस्काना ढोल बजाना। सुन जी। ओ मन हाँ, कृष्ण है शरीर तो राधा जीवन। हाँ, 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 सुन ओ मन कृष्ण है शरीर तो तो राधा जी। राधा जीवन। एक जमूरा मुझ में समाया है, एक जमूरा मुझ में जी, समाया है, जी। दुनिया जाने। हाँ, कोई नभ है कोई धरती माता, कोई नभ है कोई धरती माता, जी ऊंचा ये नाता। बिल्कुल बिल्कुल। उम्र का पाया तोड़ दिया है तो भी चंदन काया। हाँ हाँ आंखों में नमी जी छुपाती फिरे देखो जी। सिंधु में नदी। वाह वाह वाह। आंखों में नमी छुपाती फिरे देखो सिंधु में नदी। वाह। और आखिरी हाइकू है जी कि भंवरा डोले घोड़े पे सवार सा जी। पंखों को खोले। हाँ 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 हाँ। भंवरा डोले घोड़े पे सवार सा पंखों को खोले। वाह, बहुत बढ़िया। साथियों, ये थे डॉक्टर उमेश महादोशी, जिनसे हाइकू के साथ साथ जनक छंद पर भी बातचीत हुई, साहित्य के बारे में भी बातचीत हुई, और लघु विधाओं में क्षणिका या हाइकू या जनक छंद, इसके बारे में हमने डॉक्टर उमेश महादोशी से बात की। उन्होंने अपने हाइकू भी हमको सुनाए। साथियों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके विषय में अपनी टिप्पणियां हमें अवश्य भेजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी के साथ हम डॉक्टर उमेश महादोशी जी का अपने इस शब्द संवाद कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महादोशी जी। आभार आपका, सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।